हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इस तरीके से हमारे जो संडे Q&A होते हैं उसमें आपके जो भी क्वेश्चन है सबका फायदा करते हैं, सबको कुछ ना कुछ नॉलेज देते हैं, उसको लाने की यहाँ पे हम कोशिश करते रहते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है मीरा सोनी ने, बोलते हैं नबी मैंने आईफोन 13 लिया है, वाटर प्रूफ परखने के लिए मैंने उसको 5 मिनट तक पानी में डुबाया था, क्या इससे मेरे फोन की वारंटी खत्म हो गई है क्या? पहली बात तो आपको किसने बोला कि उसका वाटर प्रूफ में चेक करने के लिए, क्योंकि कोई भी आईफोन या कोई भी स्मार्टफोन जो है वो वाटर प्रूफ नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंट होता है। वाटर रेजिस्टेंट की उसकी एक रेटिंग होती है रेजिस्टेंस की, जो कि बता दी है कि कितने पानी में डालने के बाद भी वो पानी को एंटर होने से रोकेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पानी में जो है डुबाना शुरू कर दे। अगर पानी अंदर चला जाता है और कोई भी इंटरनल पार्ट्स पे लग जाता है, उसको डैमेज कर देता है, या अंदर कुछ जो ये लोग पेपर स्ट्रिप वगैरह लगा के रखते हैं जिससे पता चलता है कि वाटर डैमेज हुआ है नहीं, उसको अगर कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो आपके फोन की वारंटी खत्म हो जाएगी। और वाटर डैमेज या लिक्विड डैमेज की वारंटी कोई भी कंपनी देती नहीं है। तो इस टाइप का आपको जो है प्रयोग या एक्सपेरिमेंट जो है वो करना नहीं चाहिए। आपको अपने फोन को इस्तेमाल करना है बारिश में या थोड़ा बहुत पानी में, अगर वो भीग जाता है तो वहां पे वो खराब नहीं होने के लिए डिजाइन होता है। पानी में डुबा के रखना, उस पर वाटर टेस्ट करना, ये आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब कंपनी ने बोल दिया कि IP सर्टिफाइड है, यानी कंपनी ने उसके लिए रेटिंग निकलवाई है, उसका टेस्ट करवाया और आपको बताया कि इतने पानी तक आप डुबा सकते हो, लेकिन डुबाना चाहिए ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है अभिषेक ने, बोलते हैं क्या आईफोन 11 या किसी भी फोन को ट्रेन में चार्ज करना ये सेफ रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि ट्रेन जो है 110 वोल्ट सप्लाई करते हैं और हमारा डिवाइस 230 वोल्ट के लिए डिजाइन है। क्योंकि आपने आईफोन्स को या गैजेट्स को जो है ट्रेन में चार्ज करना चाहिए नहीं। देखो, आपके फोन को और गैजेट को चार्ज करने के लिए वहां पे एक सॉकेट लगाया हुआ है, दैट मींस इट इज कंप्लीटली सेफ। हाँ, ये होगा कि थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा आपका फोन या फिर आपका लैपटॉप चार्ज होने के लिए, लेकिन इट इज कंप्लीटली सेफ टू चार्ज योर डिवाइसेस इन द ट्रेन। अगला क्वेश्चन है अब्दुल समद का, ये बोलते हैं बहुत सारे लोग जो है वर्टू कंपनी का मोबाइल या वर्चू जो भी आप बोलिए, उसका फोन जो है एज अ सेकेंडरी डिवाइस रखना पसंद करते हैं और 20,000 रुपए में सेकंड हैंड मार्केट में अवेलेबल भी है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखो, ओपिनियन तो यही है कि भाई जिसकी जो मर्जी है वो करे, पैसा उसका है, जो भी डिवाइस वो रखना चाहता है वो रखे। अब किसी किसी को शौक होता है ये एक्सपेंसिव 15 लाख वाले 10 लाख वाले फोन्स को लेके रखने का, कुछ लोग नया ले लेते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग उतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी शौक रखते तो वो लोग सेकंड हैंड ले लेते। मेरा इसमें कोई भी ओपिनियन नहीं है, सबकी अपनी मर्जी है। एज अ सेकेंडरी डिवाइस को रखना चाहता है, कुछ कुछ डिवाइसेज या कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी खूबसूरती की वजह से हम उसको कैरी करते हैं या फिर अपने पास उसको हम एज अ कलेक्टेबल आइटम स्टोर करके रखते हैं। तो ये भी एक जो है अच्छा शौक है, अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना शौक है। अगला क्वेश्चन है ऑलिवर का, ये बोलते थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेटिव रेगुलर अपडेट्स। तो थैंक यू सो मच ऑलिवर, आपने जो है थोड़ा अप्रिशिएट किया। और बोलते मैं कंफ्यूज हूं, आईफोन 14 और 13 प्रो के बीच में क्या वर्थ है एक्स्ट्रा 30,000 रुपीज स्पेंड करने का 13 प्रो के लिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आईफोन 14 में इंटरनल्स तो सेम है आईफोन 13 प्रो जैसे। क्या बिल्ड क्वालिटी, रिफ्रेश रेट, ये सारी चीजें मैटर करती है कि एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए? तो मेरे हिसाब से करती है। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड कंपैरिजन बनाने वाला हूं। आपका जो कमेंट है वो देखकर मुझे इसका आइडिया भी आया कि 14 और 13 प्रो में से कौन सा आपको लेना चाहिए। मैं अगर आपकी जगह रहता तो शायद 13 प्रो लेता, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ा मजा दे सकती है। लेकिन 14 भी जो है काफी हद तक अच्छा डिवाइस है। तो कौन सा विनर रहेगा या आप सोचिए जब तक कि मैं वीडियो बना लेता हूं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है गिगा चैट का, ये बोलते हैं क्या मैकबुक एयर के अंदर या M2 के अंदर, एयर M2 के अंदर हम PDF को इंटरनली एडिट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, सब कुछ आप मैकबुक के अंदर इंटरनली कर सकते हो। एक भी कोई भी थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने की जरूरत जो है पड़ना नहीं चाहिए। मैं तो अभी तक कोई भी थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता अपने मैक में। सारी चीजें जो है जो इनबिल्ट आई है उससे सब काम चला लेता हूँ। PDF को एडिट करना, PDF के तौर पे एक्सपोर्ट करना, हर चीज जो है आपके मैक पे इंटरनेट हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं। और बेस्ट केस और बेस्ट ग्लास कौन सा है आईफोन्स के लिए, ये इसके लिए ज्यादा पैसे भी दे सकते हो। अभी राइनो शील्ड का पैकेज आएगा अपने पास जिसको मैं रिव्यू करूंगा। सब केस मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, राइनो शील्ड फिर टोटेम है, ये सारे जो अलग अलग केस मैन्युफैक्चरर्स के केसेस है वो जब मैं टेस्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा बेस्ट कौन सा है। वैसे राइनो शील्ड की क्वालिटी जो है मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा पसंद है। वैल्यू फॉर मनी फैक्टर अगर है तो फिर सब केस बहुत अच्छा है और टोटेम भी जो है मुझे अच्छा लगता है। तो जब आएंगे एक्चुअल में आपको बताऊंगा कितना पैसा किसके लिए देना वर्थ है। अगला क्वेश्चन है हर्षित गुलाटी का, बोलते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा बेटर रहेगा, मैकबुक एयर M1 विद 16 GB रैम या मैकबुक एयर M2 विद 8 GB ऑफ रैम? मेरे हिसाब से वीडियो एडिटर अगर आप हो और मल्टी लेयर फुटेज अगर आपको एडिट करनी है तब आपके लिए 16 GB रैम जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकबुक एयर M2 हो या फिर मैकबुक प्रो M1 हो, उसके अंदर भी आपको 8 GB का रैम जो है वो इनसफिशिएंट लगेगा। 16 GB का रैम जो है ये बहुत जरूरी है। और M2 के अंदर जो एक्स्ट्रा पावर है वो हो सकता है आपको रेंडरिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत कुछ सेकंड से या मे बी 30 सेकंड्स टू 1 मिनट तक आपको फास्टर रेंडर करके देते, लेकिन एडिटिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम करेगा 8 GB रैम। अगला क्वेश्चन पूछा है संकेत गुप्ता ने, थैंक यू सो मच संकेत, आपने क्वेश्चन पूछा, अच्छे से पूछा तो अच्छे से आपको जवाब भी दूंगा और ये क्वेश्चन का आंसर दिए बिना मैं आगे बढ़ूंगा भी नहीं। देखो, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं होता कि हर क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे Q&A में लेके आऊं। इट इज कंप्लीटली अप टू मी, चाहे क्वेश्चन छोड़ दूं चाहे लेके आऊं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं देना जरूर चाहूंगा आप लोग को। संकेत गुप्ता बोलते हैं इंटरेस्ट हराम है, आर यू किडिंग मी? मतलब क्या आप मजाक कर रहे हो मुझसे? इतना बड़ा यूट्यूब चैनल बनाकर वही शरिया के रूल्स आप फॉलो करते हो। अगर सब लोग इंटरेस्ट को हराम समझ लगे तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा।
फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा इंटरेस्ट को हराम समझने पे। इंटरेस्ट से बचने में आपकी जिंदगी जो है सुख से गुजरेगी। जो चीज की लेने की आपकी कैपेसिटी नहीं होती वो चीज जाके आप इंटरेस्ट बेस्ड लोन या ईएमआई के ऊपर ले लेते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे कोई इंसान को ही नुकसान होता है तो ऐसा नहीं है, पूरी कंट्रीज भी इससे तबाह और बर्बाद हो चुकी है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका एंड पाकिस्तान। श्रीलंका ऑलरेडी हो चुका है, पाकिस्तान होने के कगार पे, और ऐसे दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज है जिसको चाइना अपने लोन दे देकर इंटरेस्ट के जाल में फंसा देता है। अगर आपको लगता है सिर्फ कंट्रीज को ही नुकसान होगा, इंडिविजुअल को नहीं, तो महाराष्ट्र के बहुत सारे किसान जो है वो भी इस इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स के वजह से ही खुदकुशी कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन है जो ऐसा लोन लेकर उसके पैसे डुबाकर दूसरे कंट्रीज में जाके बस जाते हैं। तो नुकसान किसका होता है? नुकसान हम जैसे और आप जैसे लोगों का, जो कॉमन मैन है, उसका हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ये बहुत बुरी चीज होती है, और यहाँ पे मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये चीज बोल रहा हूँ। दूसरी बात, आप बोलते हो यूट्यूब चैनल बड़ा बनाकर भी या बड़े यूट्यूब चैनल को चलाकर भी आप शरिया के रूल्स फॉलो करते हो, तो ये आप शुक्र मनाइए कि मैं ये वाले रूल्स जो है फॉलो करता हूँ, वरना आपको टोपी पिनाना और आपका पैसा लूटकर मुझे अमीर बनने में कोई देर नहीं लगेगी। मैं रातों रात जो है यहाँ पे बैठे बैठे करोड़पति भी बन सकता हूँ। इतने सारे ऑफर्स मुझे आते हैं आप लोगों को धोखा देने के लिए, चाहे वो मोबाइल का इंश्योरेंस बेचकर या फिर कोई इंटरेस्ट बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन वगैरह प्रमोट कर या फिर कोई रमी, गैमलिंग, जुआ, इस टाइप की चीजें आप लोग को प्रमोट कर वो पैसे तो मैं ठुकराता ही हूँ, साथ ही आप लोगों को भी जो है सेफ रखता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं ये सारे रूल्स फॉलो करता हूँ। तो रूल्स फॉलो करना जो है बहुत जरूरी है। चैनल बड़ा हो गया, हम मॉडर्न हो गए, हमने हायर एजुकेशन हासिल कर लिया, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे एथिक्स, वैल्यूज, रूल्स जो है उसको कंप्लीटली भूल जाए। अगर इंसान का प्रोग्रेस इससे है कि वो अपने रिलीजियस वैल्यूज या अपने माँ बाप के जो इंपार्ट किए वैल्यूज वो भूल जाए, तो फिर लोग जाकर किसी और की बेटी से शादी क्यों करते हैं? अपनी बेटी से भी कर सकते हैं, अपनी माँ से भी कर सकते हैं। ये किसने बोला कि ये गलत है? अगर कानून ने कोई रूल बना दिया है या सरकार ने कोई रूल बना दी है वो तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि कोई हमको उसके लिए पकड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कितने सारे इन्फ्लुएंसर है जो आप लोगों को टोपी पहनाते हैं। कितने इन्फ्लुएंसर्स ऐसे जिन्होंने मुझे मिलकर मेरे मुंह पे बोला है कि हाँ, हम अपनी ऑडियंस को टोपी पहनाते हैं, हम बेवकूफ बनाते, हम इस टाइप की स्टोरीज डालते, इस टाइप की रील्स डालते कि यार यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा डबल हो जाएगा, और उसके बाद उनका पैसा डूब जाता है लेकिन हमको हमारा पैसा मिल जाता है। तो ये चीज जो है मैंने कभी अपने चैनल पे किया नहीं, और फिर से आपको बोलूंगा आप शुक्र मनाइए कि मैं जो है इन रूल्स को फॉलो करता हूँ, क्योंकि आपको मैं चुना लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और मैं इससे बहुत ज्यादा डरता भी हूँ। अगला क्वेश्चन है सत्य प्रकाश का, बोलते हैं आईफोन 12 128 GB है, बैक कैमरा से जब फोटो नाइट में लेता हूँ तो ऑटो फोकस नहीं होता, ऐसा क्यों है? कोई भी कैमरा हो, अगर उसको जितनी लाइट रिक्वायर्ड है उतनी आप नहीं देंगे तो वो ठीक से ऑटो फोकस नहीं कर पाएगा। अगर एकदम रात है, अंधेरा है और उस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑटो फोकस सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो आपके फोन की गलती नहीं, सभी कैमरा जो है इस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल लाइट या फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा एटलीस्ट फोकस लॉक करने के लिए, क्योंकि अगर वहां पे बहुत कम लाइट रहेगी या बहुत ही एक्सट्रीमली ज्यादा लाइट रहेगी तो फोकसिंग जो है वो काम नहीं करती किसी भी कैमरा की। अगला क्वेश्चन है गुरकिरात सिंह का, बोलते 13 Pro Max वर्सेस 14 Pro Max का मैंने कैमरा कंपैरिजन देखा तो कलर्स मुझे 13 Pro Max के पसंद आए, ऐसा क्यों है? एप्पल ने कलर क्वालिटी क्यों बिगाड़ दी? और 14 Pro Max जो है उसके अंदर इतने अच्छी कलर्स क्यों निकल के नहीं आ रहे? और 13 Pro Max है मेरे पास, क्या वर्थ है अपग्रेड करना 14 Pro Max पे? ऑल्सो बैटरी कैसी है, 13 Pro Max से ज्यादा या नहीं? सबसे पहले बात करता हूँ बैटरी की, तो 14 Pro Max की बैटरी 13 Pro Max से ज्यादा नहीं है। यहाँ पे उतनी अच्छी बैटरी लाइफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशली अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहे कितना भी एफिशिएंट इसके अंदर डिस्प्ले पैनल हो, चिपसेट हो, ये बैटरी को सक करता है, कंज्यूम करता है, लेकिन आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। अगर ऑफ रखते हो तो आपको 13 Pro Max जितनी बैटरी लाइफ ये निकाल के देगा, ये बात तो पक्की है, मैंने चेक कर लिया। इसको ऑफ रखूं तो 13 Pro Max जितनी, ऑन रखूं तो 13 Pro Max से कम बैटरी लाइफ, फिर भी इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है और इस कैटेगरी के जितने भी एंड्रॉइड फोन है उसके मुकाबले काफी बेहतर है। रही बात कलर साइंस की, तो देखो हो सकता है कि ये इनिशियल जो अपडेट्स आए हैं, सबसे पहला अपडेट इस फोन के लिए आया था 16.0.1, दूसरा है 16.0.2, इसके बाद जो अपडेट्स आएंगे उसके अंदर थोड़ा बहुत ट्वीक करके एप्पल इसकी जो इमेज प्रोसेसिंग है उसके अंदर कुछ फर्क लेके आएगा। या फिर दूसरा रीजन हो सकता है इसके अंदर जो फोटोनिक इंजन दिया हुआ है एप्पल ने, जो कि इसके इमेज प्रोसेसिंग का ही एक नाम है समझ लीजिए, उसकी वजह से इस टाइप के कलर्स निकल के आ रहे हैं जो कि प्लीजिंग टू द आईज ज्यादा आईफोन 13 Pro और Pro Max के कलर्स है। मैं भी इस बात को जानता हूं, मैंने ये चीज अपने वीडियो के अंदर मेंशन भी किया है। तो एप्पल ने ऐसा क्यों किया है ये आगे आने वाले अपडेट्स में देख के हमको समझ में आएगा। अगर ऐसा ही रहता है देन दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और रही बात अपग्रेड करना वर्थ है कि नहीं आईफोन 13 Pro Pro Max से 14 Pro Max पे, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके पॉकेट पे। अगर आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चाहिए, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलती है, जैसे डायनामिक आइलैंड वीडियो में वो एक्शन मोड और कुछ वीडियो की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। अदरवाइज कोई भी सेंस नहीं बनता कि आप जो है 13 Pro Max से 14 Pro Max पे अपग्रेड करें। अगला क्वेश्चन है आमिर का, ये बोलते हैं कि मैं एंड्रॉइड से iOS पे शिफ्ट होना चाहता हूं, कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन रहेगा टू ट्रांसफर माय एंटायर डेटा फ्रॉम एंड्रॉइड टू iOS? तो मूव टू iOS आता है और आपके पास सैमसंग का फोन है तो काफी आसानी से उससे जो है आईफोन पे सारा डेटा ट्रांसफर आपका हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है व्हाट्सएप डेटा ट्रांसफर नहीं होता और कुछ और चीजें ट्रांसफर नहीं होती, उस टाइम पे आप जो मैंने वीडियोस बनाए वंडर शेयर वगैरह के, उनके एप्लीकेशंस ट्राई कर सकते हैं। व्हाट्सएप ट्रांसफर जो है, वंडर शेयर है, टेनोर शेयर है, इनका काफी सक्सेसफुल है। अगर मूव टू iOS
से आप नहीं कर पा रहे हो व्हाट्सएप ट्रांसफर, तो ये एप्लीकेशन यूज कर सकते हो और बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, खास करके व्हाट्सएप ट्रांसफर। मेरे ख्याल से 1500 से 2000 रुपए आपके खर्च होंगे, लेकिन अगर आप एक बार ये चीज कर रहे हो और वो चैट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कर सकते हो ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है अफजल अली का, ये बोलती है कि मैं आईफोन 12 यूज कर रहा हूं और वो iOS 16.1 पे यानी कि बेटा वर्जन पे चल रहा है, तो मुझे दूसरे फोन में डेटा ट्रांसफर करना है जो कि 12 मिनी है, जो कि iOS 16 पे चल रहा है, तो कैसे करूं डेटा ट्रांसफर? तो सिंपली आप 12 मिनी जो है उसको फॉर्मेट कर दो, दोनों को नजदीक लेके आओ। तो 12 मिनी पे आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आपको इस पे सॉफ्टवेयर अपडेट करनी पड़ेगी टू इंस्टॉल या टू ट्रांसफर ऑल द डेटा फ्रॉम योर आईफोन 12 टू आईफोन 12 मिनी। तो आप दोनों को नजदीक रखो, उस पे सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद वो ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप iOS 16.1 जो बेटा वर्जन है उसको डाउनग्रेड कर लो। डाउनग्रेड करने के बाद जो है आपका iOS 16.0 पे आ जाएगा, 16.0.2 पे आ जाएगा, उसके बाद आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो 12 से 12 मिनी पे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही मेथड्स काफी इजी और पहला मेथड जो बताया वो ज्यादा इजी है। अगला क्वेश्चन है एस का, ये बोलते हैं आईफोन 13 में येलो डिस्प्ले है विदाउट यूजिंग ट्रू टोन, iOS 16 में प्रॉब्लम है या मेरे फोन का प्रॉब्लम है, प्लीज वीडियो बनाइए या फिर बता दीजिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखो जो आईफोन्स है उसके जो कंपोनेंट्स है अलग अलग कंपनी बनाती है। तो यहाँ पे सैमसंग ने बनाया हुआ डिस्प्ले कभी कभी कूलर टोन पे रहता है, एलजी का बनाया हुआ डिस्प्ले जो है थोड़ा वार्मर टोन पे रहता है और बीओई का बनाया हुआ डिस्प्ले थोड़ा और एक अलग टोन पे रहता है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है। कलर एडजस्टमेंट जो है आप अपने फोन के अंदर ही कर सकते हो कि आपको वार्मर टोन चाहिए या कूलर टोन चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पीला दिख रहा है फिर आपको एप्पल सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा, उस केस में आपका डिस्प्ले चेंज करके आपका फोन चेंज करके आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है शकील का, ये बोलते हैं कि आईफोन 12 है, कोई एयरपॉड्स नहीं है, तो एयरपॉड्स देने का सोच रहा हूँ, 30,000 रुपए का बजट है, एयरपॉड्स प्रो के लिए जाना चाहिए या फिर एयरपॉड्स प्रो 2 के लिए जाना चाहिए, बताइए मुझे। जब 30,000 रुपए का बजट है तो बेस्ट से बेस्ट चीज लो, प्रो 2 जो है वो प्रो के मुकाबले काफी बेहतर है। प्रो जो है थोड़ा बीमारी वाले ईयरबड्स है और इतना मजा आपको नहीं आएगा प्रो को यूज करने में, ट्रांसपेरेंसी मोड हो या कोई भी मोड हो, लेकिन प्रो 2 काफी जबरदस्त है। कल ही उसकी वीडियो में डाल चुका हूँ, वो चेकआउट कर लीजिए और प्रो 2 के लिए जाइए अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो। एट मेटावर्स वेब 3.0 का सवाल है कि सैमसंग इज इक्वल टू बॉम्ब, सैमसंग ब्लास्ट हो रहा है, फोन ब्लास्ट हो रहे हैं और मिस्टर हुज द बॉस ने बनाया है, तो रिएक्शन दो अपना। अगर वो चीज हो रही है, मेरे पास भी कुछ सैमसंग के फोन है उसमें तो नहीं हुई, लेकिन अगर यूजर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि सैमसंग को हम एंड्रॉइड फोन के सेक्टर में एकदम टॉप लेवल की कंपनी समझते हैं और उनके कंपनी के फोन के अंदर ये क्वालिटी इशू अगर आता है देन इट इज वेरी रिस्की। और ये एक ऐसी चीज है जिसको हम अपने पॉकेट में कैरी करते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि हमारे बॉडी के कुछ बहुत ही वाइटल ऑर्गन वहां पे होते हैं और वहां पे अगर कोई ब्लास्ट होना मतलब जान को बहुत बड़ा खतरा है। तो इस तरीके के जो फोन्स है अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो सैमसंग को फटाफट इसको रिकॉल करना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज पहले भी हो चुकी है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 था शायद वो फोन का नाम, वो भी ब्लास्ट हुआ करता था, जिसको पहले एयरप्लेन से बैन कर दिया गया, उसके बाद सैमसंग ने रिकॉल कर दिया। तो ये सारी अनफॉर्चुनेट चीजें हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज को भी एक बीमारी जैसे कंप्लीटली लपेट लेती है। अगला क्वेश्चन है विक्रम सिंह राजपूत का, बोलते सर बैंक में जो इंटरेस्ट आता है उसका आप क्या कहते हो? मैं लेता ही नहीं, उसको वहीं पे छोड़ देता हूँ या फिर किसी ऐसे को दे देता हूँ जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है और उसको इंटरेस्ट का पैसा लेने में कोई हर्ज नहीं है, तो उसको मैं देता हूँ, किसी की मदद भी हो जाती है। ऐसे तो हम लोग देखो चैरिटी वगैरह सदका खैरात सब कुछ करते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पैसा है जो मैं अपनी जिंदगी में लाना नहीं चाहता। मैं उसको एक गलत तरीके का पैसा समझता हूँ। चाहे बैंक मुझे मेरे पैसे के बदले में इंटरेस्ट दो, लेकिन किसी ना किसी को इंटरेस्ट दे रहा है, कोई ना कोई लोन में डूब रहा है, कोई 30 साल का 40 साल का होम लोन ले रहा है, बेचारा भर भर के जो है वो पैसा मर रहा है, जो कि मैं जिस चीज के अगेंस्ट हूँ या मेरे जो भी चीज है वो मेरे वैल्यूज के खिलाफ है, मैं उसको लेता नहीं, वैसे ही छोड़ देता हूँ। जो मेरे नसीब का है, जो मैं खाने वाला हूँ वो पहले लिखा के लाओ, उसके लिए सही तरीके से मेहनत करो और सही तरीके से उसको कमाओ और सही तरीके से खाओ, तो रात को नींद भी सुकून की आती है, ये मैं समझता हूँ। अगला क्वेश्चन है एजाज का, ये बोलते ग्लोबल आईफोन्स जो होते हैं, दुबई से लिया हुआ आईफोन, यूएस से लिया हुआ आईफोन, कहीं से भी इंडिया के बाहर का, उसको ग्लोबल भी बोलते हैं, तो उनकी जो वारंटी है इंडिया में क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो क्या करें, कर सकते हैं तो क्या करिए, मैंने ऐड कर दिया, उनके क्वेश्चन नहीं है। तो देखो जहां से भी आप फोन लेते हो, जिस भी कंट्री से, जैसे दुबई से ले रहे हो आप, तो आप एप्पल स्टोर से अगर लेते हो तो वहां का जो बिल होता है वो इंडिया में वैलिड है। एप्पल के आईफोन एक ऐसे फोन है, ऐसा डिवाइस है जिसका वर्ल्ड ओवर आपको वारंटी मिल जाती है, किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, लेकिन आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस होना चाहिए अगर आपको इंडिया में उसकी वारंटी चाहिए तो। दूसरे कंट्रीज में प्रॉब्लम नहीं है और मुझे लगता है कि एप्पल ने ऑफिशियली ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इंडिया के एप्पल स्टोर जो है ऐसे फोन्स की वारंटी आपको क्लेम करने नहीं देते, जो कि ग्लोबल है। एक्चुअली उनके हाथ में रहता है, पहचान वालों को तो कर देते, लेकिन जनरल पब्लिक का करते नहीं, थोड़ा तकलीफ देते, क्योंकि उनका सेल्स जो है वहां पे मार खा जाता है। आप 30-40 हजार रुपए टैक्स का बचाने के चक्कर में बाहर से लेके आते हो तो यहाँ पे उनका भी नुकसान होता है, क्योंकि उनका जो मार्जिन है वो उनको मिलता नहीं, उनका प्रॉफिट होता नहीं, उनके सेल्स होते नहीं, इस वजह से वो लोग डिस्करेज करते हैं, इस वजह से थोड़ी तकलीफ आती है। अदरवाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास होगा तभी आपको वारंटी मिलेगी, ऐसा इंडिया के एप्पल स्टोर ने रूल बना के रखा है। और अगर ऐसा हो जाता है कि आपके पास बिल नहीं है, वारंटी नहीं है और कोई एप्पल स्टोर आपको डिनाई कर रहा है, तो आप ट्राई कर सकते हो किसी और एप्पल स्टोर में जाने का या थोड़ी बहुत पहचान निकालने का, फिर उसके बाद आपका काम हो जाएगा। और पहचान नहीं निकल रही तो फिर कोई ऐसे डीलर को पकड़ लो जिसने आपको ग्लोबल आईफोन बेचा है, मतलब आपका ही डीलर जिसने बेचा है, उसको बोलो भाई करवा के दे दे, वो करवा के दे देगा आपका, क्योंकि उनकी पूरी सेटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है मोहसिन खान का, और ये जो क्वेश्चन है ये काफी सीरियस मैटर है और बहुत लोग ये हो रहा है। इन्होंने फ्लिपकार्ट से आईफोन 13 ऑर्डर किया था, उसके बाद इनको मैसेज आता है कि उनका ऑर्डर मिसिंग है, मैं तो डिलीवर नहीं हुआ। फिर वो फ्लिपकार्ट के डिलीवरी सेंटर पे गए, वहां पे पता चला कि भाई ऑर्डर गायब हो गया। तो बहुत लोग के जो फोन के ऑर्डर है आईफोन 13 वगैरह के, ये चोरी हो गए फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी सेंटर्स है, जो कुरियर का उनका ऑफिस होता है वहां से। तो ये बड़ी एक शॉकिंग चीज लग रही है मुझे, कैसे काम कर रहा है और कैसे फंक्शन कर रहा है फ्लिपकार्ट। अमेजॉन के साथ मैंने ये चीजें होती हुई देखा नहीं, पहले तो आलू आ जाता था, साबुन आ जाता था, लेकिन अभी फोन लोगों की चोरी हो जा रहे हैं। तो रिफंड तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत ही अजीब सी चीज है। और फ्लिपकार्ट ने बहुत लोगों के ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बाद में बोला 10,000 रुपए का मैं वाउचर दे रहा हूं। तो ये कैसी हरकतें कर रहा है फ्लिपकार्ट भाई। जब देने का दम हो आपको लोगों को कि 48,999 में हम आपको आईफोन 13 दे रहे हैं और वो दम आप रखते हो, तो कम से कम उतने यूनिट्स तो रखो जो लोग ले सके। और ये सब यूनिट्स तो डीलर्स ने उठा लिए। अब डीलर्स उस पर 5-5, 6-6 हजार रुपए कमा के उन यूनिट्स को बेच रहे हैं। तो मैं तो आपको बोलूंगा, अगर कोई डीलर ऐसे यूनिट्स बेच रहा है फ्लिपकार्ट का खरीदा हुआ स्टॉक, उससे लो ही मत, क्योंकि काला बाजारी को हम अगर सपोर्ट करेंगे तभी तो काला बाजारी पनपेगी, तभी तो वो जो है फ्लरिश करेंगे और आगे सेल्स में आपको ही वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो बेटर है आप ज्यादा पैसे देके सही जगह से लो जिसमें आपके नाम का बिल बने। ये डीलर्स से जो है बिल्कुल भी मत लेना आप लोग ये फोन। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। जो भी आपके दिल में सवाल है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।